हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ को। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो गर्म अथवा ठंडे का अनुभव करते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे आग या उबलता जल स्पर्श करने से बहुत गर्म अनुभव होता है। सर्दियों के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छांव में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए पंखा, कूलर आदि का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता की माप को ताप कहते हैं। वह उपकरण जिससे ताप मापा जाता है उसे हम तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब ठंडी होती है, कोई चीज ठंडी होती है, जब हम उसे छूते हैं, जैसे बर्फ है, उसे हम छूते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें ठंडा महसूस होता है। लेकिन अगर हमने गैस पे कुछ रख दिया, कटोरे में पानी उबलते हुए रख दिया और उसको हमने टच कर लिया तो हमें कैसा महसूस होगा? हमें गर्म महसूस होगा। तो किसी भी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता, उसमें कितनी गर्मी है, कितनी उसमें ठंडक है, उसके मेजरमेंट को, उसके माप को हम क्या कहते हैं? उसके माप को हम तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। आई होप आप सभी के घर में फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर जरूर होगा। ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब हम पढ़ेंगे जो हीट है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ऊष्मा के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। ऊष्मा से किसी वस्तु का ताप बढ़ सकता है। जब हम गैस स्टोव पर नल के पानी को गर्म करते हैं तब पानी का ताप जाता है तथा गर्म हो जाता है। ऊष्मा से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा से कोई ठोस द्रव्य अथवा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वह जल में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी को पता है बच्चों, हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है आपको? ऊष्मा से किसी वस्तु का ताप बढ़ जाता है। अगर हम गैस स्टोव पे किसी का भी पानी उसको गर्म करते हैं तो उसका तापमान, टेम्परेचर क्या होता है? वो हाई हो जाता है। ऊष्मा से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी चेंजेस ऑफ लिक्विड हो सकता है गर्मी प्रोवाइड करने से। ठीक है, ऊष्मा किसी पदार्थ का वियोजन कर सकती है। ऊष्मा किसी पदार्थ को वियोजित कर देती है। एग्जाम्पल है मरकरी ऑक्साइड यौगिक को गर्म करने पर वह मरकरी एवं ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। ऊष्मा किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की जो गति है, जो स्पीड है, इट कैन इंक्रीज। और ऊष्मा किसी पदार्थ पर रासायनिक अभिक्रिया कर उसे बदल देती है। एग्जाम्पल है ऊष्मा से खाना जो है वो पक जाता है। ये सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सारी चीजें हम ऊष्मा के प्रभाव पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके हम प्रभाव पढ़ रहे हैं। ऊष्मा हानिकारक जीवाणुओं को मार सकती है। दूध को उबालने तथा पीने के पानी को गर्म करने से उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं दूध में या पानी में, हम हमेशा पानी, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप पानी जो है वो उबाल कर पीजिए। पर जब भी घर में दूध आता है बच्चों तो डायरेक्ट नहीं यूज होता, उसको हमेशा गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी जीवाणु है, जितने भी बैक्टीरियाज है, जर्म्स है, वो मर जाए। क्योंकि एक हाई टेम्परेचर पर जितने भी जर्म्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ऊष्मा प्रसार, अधिकांश ठोसों द्रवों एवं गैसों को गर्म करने पर उनमें प्रसार होता है और गर्म करने पर विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रसार होता है। इस घटना को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब हम सॉलिड में पढ़ते हैं कि कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडे करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं। कांच की बोतल का कसा ढक्कन खोलना, कांच की बोतल पर लगे धातु के ढक्कन को ढीला करने के लिए ढक्कन पर पानी डालते हैं। धातु का ढक्कन गर्म होने के कारण प्रसारित होता है और पानी डालने से ढीला होकर आसानी से खुल जाता है। अब नेक्स्ट है बैलगाड़ी
कि लकड़ी के पहिए पर लोहे का घेरा यानी रिंग चढ़ाना। ये आप देख सकते हैं, लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाना। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने के लिए हाल को पहिए से कुछ छोटा बनाया जाता है और जब उसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर हाथ थोड़ा बढ़ जाता है तथा पहिया पर आसानी से चढ़ जाती है। हाल को ठंडा करने के लिए सिकुड़ जाती है तथा पहिए को मजबूती से जकड़ लेती है। नेक्स्ट है पुलों की माउंटिंग। लोहे के पुलों का एक सिरा सदैव आधार से कच्चे है तथा दूसरा सिरा प्रसार के लिए स्वतंत्र रखा जाता है। Then we have कंक्रीट के पुल बनाते समय कंक्रीट के पट स्लैब के बीच जोड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। कंक्रीट में भी गर्म करने पर प्रसार होता है, अतः कंक्रीट के पुल बनाते समय क्या किया जाता है, कंक्रीट के स्लैब के बीच में विशेष प्रसार जोड़ बनाया जाता है। जो जोड़ कंक्रीट के प्रसारित होने पर पुल को आकुंचन से बचाते हैं। ठीक है, अब आप सबसे इजी एग्जांपल देख सकते हैं, रेल की पटरियों के बीच में जो गैप रहता है, रेल की पटरियां बिछाना। तो रेल की दो पटरियों के बीच भी खाली स्थान होता है ताकि जब गर्मियां उसमें हो, गर्मियों में उन्हें प्रसार के लिए जगह मिल जाए जिससे कि वे प्रसार होने से मुड़े नहीं। ठीक है, क्योंकि गर्म होने पे जो लोहा है वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, अगर एक्सपैंड होगा तो पूरा रेल की पट्टी जो है उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए हमेशा थोड़ी बहुत जगह जो है लोहे के बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, देन वी हैव रिबेटिंग। तो रिबेट का उपयोग धातु की प्लेटों अथवा शीटों को दृढ़ता से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक लाल गरम रिबेट को दो प्लेटों अथवा शीटों की सुराख में गुजारा जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं धातु की प्लेटों या शीटों की रिबेटिंग। ना जब यह गर्म हो जाता है तो इस पर हथौड़ा मारकर इसे लगभग चपटा बना दिया जाता है। जब रिबेट ठंडा हो जाता है तब यह सिकुड़ता है तथा दोनों प्लेटों को दृढ़ता से जकड़ लेता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। हम सभी को पता है जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो तीन स्टेज में होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस। जब किसी ठोस जैसे बर्फ या ठोस मोम को गर्म करते हैं तब वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और पदार्थ की अवस्था में यह परिवर्तन किसी निश्चित ताप पर ही होता है। जब तक समस्त बर्फ नहीं पिघल जाती है तब तक ताप 0 डिग्री पर ही क्या रहता है, स्टेबल स्थिर रहता है। जब सारी बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो समय के साथ जल का ताप जो है वो बढ़ने लगता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक कहलाता है। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये सारणी कुछ पदार्थों के गलनांक, ये है ठोस, यह है गलनांक, यह है ठोस, यह है गलनांक। सबका आपका टेम्परेचर दिया गया है। बर्फ का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, लोहे का है 1535 डिग्री सेल्सियस। देन वी हैव जस्ता 419.59 डिग्री सेल्सियस। देन वी हैव नैप्थेलिन एंड इसका क्या है बच्चों, गलनांक है 40 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपका अब ये आ जाता है गतिविधि आ जाता है। गतिविधि क्या करना है, गतिविधि आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, ये क्या है, बर्फ का गलनांक ज्ञात करना। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज लेंगे जिससे हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, हमें बर्फ का गलनांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाता है। ऊष्मा का मापन, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक एनर्जी है। हीट क्या है, हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊष्मा का मापन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप में अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर हो जाती है। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है, ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है, मात्रक जूल है।
ऊष्मा का सामान्य मात्रक कैलोरी है और कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जिसके द्वारा कैलोरी 4.186 जूल में मापी जाती है। ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। भोजन की ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए ऊष्मा का एक अन्य मात्रक किलो कैलोरी प्रयोग किया जाता है और किलो कैलोरी 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा का वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम ताप की वृद्धि कर देती है। देखिए बच्चों, ये सारणी कुछ पदार्थों के क्वथनांक आपको दिए गए हैं, रीड इट प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट वी हैव विशिष्ट ऊष्माधारता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारता हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एक्टिविटी दी गई है, तो आपको क्या करना है, इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करके आपको ऊष्माधारता का निरीक्षण करना है। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता, चलिए पढ़ते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता उस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है और इसका मात्रक जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। विशिष्ट ऊष्मा के अन्य मात्रक है किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.18 10 की पावर 3 जूल / किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये देखिए बच्चों, कुछ पदार्थों का आपको क्या दिया गया है, विशिष्ट ऊष्माधारता दी गई है, हीट कैपेसिटी दी गई है। जल की कितनी है, सीसा लेड की कितनी है, तांबा कांच और लोहा की कितनी है। हियर इट इज मेंशन, लर्न इट प्रॉपरली। देन वी हैव जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ना, रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है। जब भी बच्चों कोई रोगी होता है उसकी सिकाई की जाती है। घर में जब पहले के टाइम पे बहुत सारी डिवाइसेस नहीं होती थी, किसी का पेट दर्द हो रहा है या किसी की तबीयत खराब हो तो पानी की बोतल को पानी में गर्म कर दिया जाता था, उसको पानी की बोतल में डाल के उसकी सिकाई की जाती थी, जो भी रोगी होता था, जो भी मरीज होता था। जल की विशिष्ट ऊष्माधारता 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस है, अर्थात जल के प्रत्येक ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस गिरने पर रोगी को 4.2 जूल ऊष्मा प्राप्त होती है, जो कि किसी भी अन्य ठोस द्रव पदार्थ से मिलने वाली ऊष्मा से अधिक है और इसीलिए जो गर्म पानी है उसकी बोतलों में जल का उपयोग होता है। देन वी हैव कार रेडिएटरों में पानी का शीतलक के रूप में उपयोग होना। शीतलक के रूप में उपयोग होता है, जो कार के रेडिएटर्स है उसमें पानी का उपयोग होता है। कार रेडिएटरों में जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ऊंची अर्थात 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस है, अतः यह कार के इंजन से उत्पन्न ऊष्मा की अधिक मात्रा का शोषण कर सकता है, परंतु स्वयं इसके ताप में अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है। घरों को गर्म रखने के लिए जल का उपयोग। ठंड देशों में घरों को गर्म रखने के लिए नलों में गर्म जल प्रवाहित किया जाता है। अब ऊष्मा की मात्रा क्या है, किसी पदार्थ की ताप बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान, उसके विशिष्ट ऊष्माधारता और उसके ताप में हुई वृद्धि पर निर्भर करती है, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इज इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय विशिष्ट ऊष्माधारता मल्टीप्लाई बाय ताप में वृद्धि। नाउ इफ द सब्सटेंस कूल, यदि पदार्थ ठंडा होता है तो क्या होता है, तब ऊष्मा की हानि, दी गई ऊष्मा, ये सारे आपको केमिकल फॉर्मुलेशन दिए गए हैं बच्चों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जरूर ये फॉर्मूलाज आप उसमें रख के तभी अपने न्यूमेरिकल का आप आंसर निकाल पाएंगे। पारा तापमापी कांच की नली का बना होता है, ये आप देख सकते हैं, और इसके एक किनारे पर ग्लास का बल्ब होता है तथा दूसरा किनारा बंद होता है और ग्लास बल्ब में पारा भर जाता है। पारा तापमापी में पारा उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? नंबर 1 रीजन ये है, यह चमकीला एवं रूपहला श्वेत होता है
जिसे कांच के बाहर से आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है, विजिबल होता है कांच से या कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, ये स्टिक नहीं करता है कांच की दीवारों पे और इसका प्रसार अत्यधिक ताप परिसर के लिए लगभग एक समान होता है। पारद तापमापी पर डिग्री सेल्सियस अंकित करना, बल्ब को पहले पिघलती हुई शुद्ध बर्फ में रखते हैं, नली में पारे की परिणामी तल पर डिग्री सेल्सियस अंकित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पारद तापमापी पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करना, मेकिंग 100 डिग्री सेल्सियस ऑन अ मर्करी थर्मोमीटर। हियर यू कैन सी द पिक्चर इज गिवन टू यू। कैसे करते हैं? अब बल्ब को उबलते हुए जल की भाप में रखते हैं, पारे की परिणामी जल पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित कर देती है और इसे दो अंशांकों के बीच की दूरी को 100 भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस को मापता है। नेक्स्ट है हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे जाती है। जब हम गर्म चाय स्टील के ग्लास में डालते हैं तो ग्लास गर्म हो जाता है, उसी प्रकार ग्लास में रखी चाय कुछ देर तक खुली छोड़ देने पर ठंडी हो जाती है। और इसी प्रकार कढ़ाई में सब्जी बनाने पर यदि हम जलती हुई गैस स्टोव पर रखी कढ़ाई की हैंडल को गलती से छू लेते हैं तो हमें गर्माहट का एहसास होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम कोई गर्म चीज को छू लेते हैं तो हमें गर्म कैसे महसूस होता है, क्यों महसूस होता है? क्योंकि गर्म चाय गिलास को गर्म कर देती है और जलती हुई गैस स्टोव पर रखी कढ़ाई का हैंडल हमें गर्म लगता है। और ये सब क्रिया दर्शाती है कि ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी या एक भाग से दूसरे भाग तक भाग तक पहुंच रही है। जैसे गर्म चाय की ऊष्मा जो है, जो चाय है उसकी जो गर्माहट है वो उसकी स्टील की केतली पे लग रही है, जो कढ़ाई में सब्जी है उसकी गर्माहट जो है वो कढ़ाई पर लग रही है। ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण कहलाता है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विभिन्न प्रकार से होता है। कंडक्शन यानी कि चालन, संवहन और वितरण। चालन ऊष्मा के संचरण की ऐसी रीति है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु में प्रत्येक कण को गर्म करती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, ठीक है। ऊष्मा चालन के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं बच्चों? कंडक्शन के लिए दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो। अगर दो बॉडी में बच्चों हीट ट्रांसफर हो रही है तो दोनों क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, उनके ताप जो है, उनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो। सुचालक ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं, ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, लोहा एवं एल्युमिनियम ऊष्मा के सुचालक है। सुचालक ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को गुजरने नहीं देते हैं, ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है लकड़ी, चमड़ा और कपड़ा जैसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं। ना यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर के यूजेस क्या है? खाना पकाने में धातु तथा मिश्र धातु के बने बर्तन काम लगते हैं। धातु तथा मिश्र धातु दोनों ही ऊष्मा के क्या है? अच्छे चालक है, अच्छे कंडक्टर है। इसलिए बर्तन द्वारा ज्वाला से अवशोषित ऊष्मा चालन द्वारा बर्तन में पकने वाले पदार्थ तक जल्दी तथा अच्छी तरह पहुंच जाती है। कॉपर का उपयोग केतलियों, खाना बनाने के बर्तन, बॉयलर और बॉयलर ट्यूब बनाने में किया जाता है। द्रव में पारे का तापमापक उपयोग करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कुंडलियां कॉपर की बनाई जाती है क्योंकि यह ऊष्मा की सुचालक है। कुचालकों के उपयोग, यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर क्या होता है? जिससे हीट जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है। एस्बेस्टस का उपयोग कुचालक होने के कारण छतों के निर्माण में किया जाता है। मिट्टी, लकड़ी तथा ईंट की अपेक्षा अधिक कुचालक है, अतः मिट्टी के घर गर्मी में कैसे होते हैं? ठंडे और जाड़े में गर्म होते हैं। चाय की केतलियों में लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं ताकि हम उनको हाथ से आराम से पकड़ सके, हीट जो है उससे ट्रांसफर ना हो सके। हम बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए इसके बधुआ ऊनी कपड़े अथवा बुरादे में रखते हैं और बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए वह बाहर की ऊष्मा को बर्फ तक नहीं जाने देता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दिस वन, जड़ों
जाड़ों के दिनों में व्हेन इट इज विंटर, जाड़ों के दिनों में रुई तथा ऊनी कपड़े इसलिए क्यों पहनते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं और उनमें बहुत सी वायु भरी रहती है और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। देन वी हैव संवहन, कन्वेक्शन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ स्व गति करके अपने आसपास ऊष्मा का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। संवहन कहलाते हैं। जब किसी गैस अथवा द्रव को गर्म करते हैं तब वह भाग जो गर्म हो जाता है फैलता है तथा हल्का होने के कारण वह गैस ऊपर की ओर उठती है। हम सभी को पता है बच्चों, जब भी एयर को हम गर्म करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी बर्तन में हम पानी रख के गर्म करते हैं तो उसमें से जो भी इवेपोरेशन होता है वो ऊपर की ओर राइज करता है। शेष ठंडा द्रव अथवा गैस को नीचे की ओर की जाती है और गर्म एवं ठंडे द्रव अथवा गैस की गति संवहन धाराएं कहलाती है। और इस प्रकार पानी में गर्म धाराएं ऊपर की ओर एवं ठंडी धाराएं नीचे की ओर उत्पन्न हो जाती हैं और इन धाराओं को संवहन धाराएं कहते हैं। या प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण जल गर्म नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। संवहन का उपयोग क्या है? मकानों में वायु का आवागमन। छत के निकट रोशनदान लगे होते हैं जब हम सांस लेते हैं तथा जो वायु हमारे भीतर से निकलती है वह कैसी होती है? वो हॉट एयर होती है, गर्म होती है, हल्की एवं गंदी होती है और हल्की होने के कारण वह ऊपर की ओर उठती है और वह छत के निकट लगे रोशनदान से बाहर निकल जाती है तथा उसकी जगह ताजी एवं भरी वायु दरवाजों में भीतर घुस जाती है। और इस प्रकार संवहन धाराएं द्वारा कमरे में वायु जो है वो हमेशा कैसी रहती है? हमेशा स्वच्छ रहती है। आपके घर में भी बच्चों खिड़की होगी, दरवाजे होंगे तो क्या होता है? जब हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हम इनहेल ताजी हवा करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल हम CO2 करते हैं। जो CO2 होती है वो कैसी होती है? वो गर्म होती है, हल्की होती है और ताजी हवा हम इनहेल करते हैं जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी होती है। इसीलिए सभी के घरों में खिड़की है ताकि जो हवा है उसका आवागमन अच्छे से हो सके और हम स्वस्थ रह सकें। कक्ष ऊष्माक विद्युत ऊष्मा को द्वारा संवहन उत्पन्न होती है जो घर को गर्म करने में सहायता करती है। ऊष्मा के पास की गर्म वायु ऊपर उठती है और अन्य क्षेत्रों से ठंडी वायु उस स्थान को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और शीघ्र ही कमरे के अंदर की सभी वायु गर्म सुखद हो जाती है। देन वी हैव गीजर। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट गीजर। गीजर क्या होता है बच्चों? गीजर जो है वो पानी को गर्म कर देता है। अक्सर ठंडी में हम गीजर का इस्तेमाल करते हैं स्नान करने में। तो बाथरूम गीजरों में गर्म जल टैंक के ऊपर संवहन धाराएं द्वारा ले जाया जाता है और यह शिखर पर लगे पाइपों से होकर नली में बहता है। ठंडा जल गर्म जल का स्थान लेने के लिए तली पर लगे पाइपों से बहता है। देन वी हैव मोटर कार रेडिएटर। जब कार का इंजन लंबे समय तक चलता है तब यह गर्म हो जाता है और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए यह रेडिएटर से घिरा होता है और इसे पानी से भर दिया जाता है। जब इंजन गर्म हो जाता है तो उसके चारों ओर का पानी भी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है तथा पाइपों के ऊपर चढ़ता है और यह गर्म पानी कार के सामने वाले सिरे पर लगी तंग कॉपर नलियों से बहता है तथा अंदर आने वाली वस्तु से ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी फिर इंजन में वापस बह जाता है और इस प्रकार एक चक्र बन जाता है। यह जल की संवहन धाराएं इंजन को ठंडा रखने में सहायता करती है। देन वी हैव स्थल समुद्री पवनों का बनना। कैसे होता है वो? पृथ्वी के धरातल की कुछ भाग दूसरे भागों की अपेक्षा सूर्य की ऊष्मा को अधिक सरलता से अवशोषित कर लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वायु असमान रूप से गर्म हो जाती है तथा संवहन धाराएं बन जाती हैं। यह समुद्री तटों के पास अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। दिनों के समय तट की भूमि की विशिष्ट ऊष्मधारिता बहुत कैसी होती है? कम होती है। गर्म वायु हल्की होती है तथा ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र के जल के ऊपर की ठंडी तथा अधिक घनत्व की वायु समुद्र से भूमि की ओर बहती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र समीर बहती है और रात्रि में यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडी होती है और समुद्र से गर्म वायु ऊपर उठती है तथा तट की ठंडी वायु उस पर स्थान देती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है? जो स्थल पवन है वो बहती है। एक्टिविटी बच्चों आपको यहाँ दी गई है, गतिविधि 3, जो आपको स्वयं पढ़ना है और अभ्यास करना है और अच्छे से याद भी करना है। देन वी हैव रेडिएशन। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी रीति है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधी रेखाओं में चलती है तथा बीच की वस्तुओं पर जिनमें से होकर वह जाती है कोई प्रभाव नहीं डालती है। विकिरण में ऊष्मा का एक स्थान
से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। यूजेस क्या है, विकिरणों के उपयोग क्या है। गर्मियों में काले कपड़ों की अपेक्षा लोग क्या पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनना अधिक सुविधाजनक है। कॉफी अथवा चाय काले बर्तनों की अपेक्षा चमकदार बर्तनों में अधिक देर तक गर्म रहती है। हल्के रंग की इमारतें गर्मियों में अधिक ठंडी रहती हैं क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को परिवर्तित कर देती है और इसी के साथ वे खराब उत्सर्जक भी हैं तथा इसलिए जाड़ों में गर्म रहती है। खाना पकाने के बर्तन जैसे तांबा, दगेची तथा कढ़ाई आदि के पैंदे काले कर दिए जाते हैं तथा इनका ऊपरी भाग जो है वो चमकदार होता है। नीचे से काले होने के कारण ये अग्नि की ऊष्मा को बड़ी तेजी से सोख लेते हैं तथा ऊपर से चमकीले होने के कारण उनसे ऊष्मा जल्दी नहीं निकलती। कार इंजनों एवं एयर कंडीशनरों के रेडिएटर पर कला पेंट विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को बढ़ाने के लिए कर दिया जाता है। ये बच्चों क्या है, ये आपका थर्मोस फ्लास्क है, ये आप देख सकते हैं। इसका उपयोग कब होता है, इसका उपयोग ज्यादातर विंटर में होता है। इसका उपयोग ठंडे अथवा गर्म द्रवों को कई घंटों तक संचित करने के लिए होता है, यानी कि लंबे समय तक अगर हम इसमें पानी रखेंगे तो 3-4 घंटे तक गर्म पानी रखेंगे तो गर्म बना रहेगा, ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा बना रहेगा। दोनों दीवारों के बीच की वायु को निकाल दिया जाता है तथा फ्लास्क को जो क्या कर दिया जाता है, पैक सील कर दिया जाता है और यह दीवारों के बीच के स्थान से वायु का निवारण इससे लगभग पूर्ण निवार बना देता है और कांच की जो दोनों दीवारें की आंतरिक सतह को एक दूसरे के मुखन करती है, रजतित कर दिया जाता है और डार्ट को कॉर्स प्लास्टिक अथवा किसी अच्छे ऊष्मरोधी पदार्थ से कैसे होते हैं, वो बने होते हैं। देन थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का स्थानांतरण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ हीट ट्रांसफर इन थर्मोस फ्लास्क। नंबर 1, कांच की दोनों दीवारों के मध्य वायु के निर्वातन के कारण चालन एवं संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण न्यूनतम हो जाता है और कांच की दीवारों की रजतित सतह अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित करके विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण को न्यूनतम कर देती है। नंबर 3 फ्लास्क की गर्दन से भी बहुत कम ऊष्मा बाहर निकल पाती है। क्यों? क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है और इसी डार्ट, कॉर्क, प्लास्टिक अथवा किसी अन्य ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी होती है। ये देखिए बच्चों, रोचक तत्व दिया गया है। थर्मस फ्लास्क में संचरण की दर को कम किया जा सकता है। विकिरण तथा चालन, रेडिएशन और कंडक्शन में आपको अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। विकिरण माध्यम आवश्यक नहीं है, मीडियम नहीं आवश्यक है, इससे माध्यम आवश्यक है। विकिरण ऊष्मा प्रकाश के वेग से चलती है या ऊष्मा स्थानांतरण की धीमी रीति है, उसमें विकिरण माध्यम को गर्म नहीं करती है और चालन एवं संवहन को माध्यम गर्म होता है। विकिरण में ऊष्मा ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। और नंबर 4 पॉइंट है बच्चों आपका, चालन में ऊष्मा ऊर्जा एक कण से दूसरे कण रूप में स्थानांतरित होती है तथा संवहन में गर्म तरल स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। देन here we have महत्वपूर्ण तथ्य फ्रॉम योर चैप्टर। चलिए एक एक करके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा करती है। वह उपकरण जिससे ताप मापा जाता है तापमापी थर्मामीटर कहलाता है। संवहन में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों की वास्तविकता गति के साथ जाती है। ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। जिस ताप पर एक पदार्थ पिघलता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। 1 कैलोरी ऊष्मा वह होती है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है। ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक परिचालन की ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। चालन में ऊष्मा कण से कण तक स्थानांतरित होती है। चालन, संवहन तथा विकिरण क्या है? ये ऊष्मा संचरण ट्रांसफर के विभिन्न प्रकार है। संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण गर्म तथा ठंडी धाराओं के रूप में होता है और विकिरण में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे स्थानांतरित होती है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, रिवाइज योर चैप्टर प्रॉपर्ली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल बी मीटिंग यू। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।